हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पा कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th से साइंस फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और साथ ही साथ क्लास 9 से भी चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम देखेंगे आज लेक्चर 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर 10th और 9 का ये एक ही लेक्चर है। नहीं, क्योंकि 10th के बेटा इसके आगे कंटिन्यू लेक्चर्स रहेंगे और 9th के लेक्चर्स में अलग कर दूंगा। लेकिन दोनों के लिए, चाहे 10th का हो या 9th का हो, ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, ये बेसिक लेक्चर रहेगा। इसलिए इस लेक्चर में मैं सारे बेसिक चीज़ों पर जो है फोकस करने की कोशिश करूँगा और सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब की लिंक यहाँ पर गिवन है, तो इसे जॉइन कीजिए। क्लास 10 से इसके पहले हमने ग्रेविटेशन कंप्लीट किए हैं। ग्रेविटेशन की सारी नोट्स एंड सारे लेक्चर्स जो है मैंने अच्छी तरीके से अपलोड भी किया हो, टेलीग्राम के चैनल में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सोचिए ज़रा आप कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप जो है 1920 या 1940 के जो है ज़माने में चले जाएँगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो अ, ना तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता था, ना ही हम जो फ़ोन इतना इस्तेमाल करते हैं म ना उसे चार्ज कर पाते थे। मतलब बहुत जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना रहता था अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पहले के टाइम में भी है, लोगों ने जो है बगैर इलेक्ट्रिसिटी की भी लाइफ़ जो है सर्वाइव किए है। तो लेकिन आज मॉडर्न जो है दौर में हम ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस्ड ड्यू टू फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई, क्या होता कि जैसा कुछ जगह पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता। हम जानते हैं, जैसा कि अगर मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, जैसा कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और सडनली उसने क्या है, अपन किसी पेशेंट का हार्ट खोल के बैठा है, जो है वो हार्ट की सर्जरी कर रहा है और ऐसा हुआ कि लाइन चली जाए। तो डॉक्टर तो ऐसा नहीं कि भाई बैठेगा, चलो भाई लाइन आने का इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये इसका हार्ट तो खुला ही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जब तक पेशेंट ही मर जाएगा। इसलिए चाहे हॉस्पिटल की बात करो या फिर बैंक की बात करो, जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा पर्पस रहता है, तो वहाँ पर जनरेटर लगाए जाते हैं बड़े-बड़े। So hospital, banks, etc. makes alternative arrangement with the help of generator. Electricity is used for running electric motors and several other instrument used in industries. भाई इलेक्ट्रिक मोटर्स को, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको चलाने के लिए इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक द फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा हैव हेल्प्ड अस बाय सेविंग टाइम एंड लेबर्स। हम जानते हैं कि भाई फ्रिज की बात करो या मिक्सर की बात करो जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं, या वॉशिंग मशीन की बात करो जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रन नहीं कर सकते। इसलिए इनको चलाने के लिए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर अपना हम टाइम सेव कर सकते हैं और लेबर भी जो है वहाँ पर लेबर का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट सम एनिमल्स आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल फिशेज़। ठीक है भाई, ये एक ईल फिश है, ईल मछली है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करती है। इसलिए टू कैच देयर प्रे, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए, एंड आल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस के लिए भी अगर कोई इसे शिकार बना रहा है तो। ओहो! ये तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो है बिजलियों का कड़कना। ये इलेक्ट्रिसिटी की एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। चलिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसे देखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड करंट? कि हमारे ज़हन में ये है कि भई अगर किसी वायर को टच कर लिए या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच कर लिए तो हमें करंट लग जाता है। तो क्या करंट लगता है या कुछ और? डज़ इट मीन शॉक? नो। करंट यानी क्या होता है? करंट का मतलब होता है भई एनीथिंग इन अ फ्लो, यानी बहना। करंट यानी क्या होता है भई? बहना। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे, विंड करंट की बात करो, हवा का बहना, या फिर वाटर करंट की अगर हम बात करते हैं,
पानी का बहना, ओहो ये तो न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया। तो यहाँ पर जो है हम जैसा कहते हैं करंट न्यूज़, जो करंट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में। और इन लोगों के पास में तो एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, तो हिंदू मुसलमान की न्यूज़ जो है यहाँ पर बहती रहती है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है भाई। ठीक है, एक से एक जो है कुत्ते कमीने हरामी बैठे हैं यहाँ पर। चलिए छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप करंट यानी क्या होगा आपको क्लियर होगा। करंट यानी क्या होता है भाई? फ्लो, बहना। तो किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स का बहना कंडक्टर में। एक मौसिल में कंडक्टर, जी कंडक्टर को मेरे ख्याल से मौसिल कहते हैं। मौसिल में जो है इलेक्ट्रॉन्स का बहना। अच्छा एक चीज, विल दिस रॉड गिव मी इलेक्ट्रिक शॉक इफ टचेस टच्ड? अगर मैं किसी एक रॉड को टच करता हूँ, क्या मुझे शॉक लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आगे की बात है। मतलब अभी वो किसी से किसी वायर से समझ लो आप कि वो कनेक्टेड नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा। कुछ बेसिक चीजें समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसा कि ये है हमारा एक एटम, और एटम के पास में ये जो है बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल है। फिर मैं थोड़ा सा दूसरे फिगर में, ये ठीक है, ये हमारा एटम है और इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स है ये, जो ब्लू कलर की इस तरीके से ओवल शेप में दिख रहे हैं। और इसमें एटम के पास में क्या क्या होता है भाई? एटम के पास में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास में पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उसके के पास कोई चार्ज नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास में निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर रीजन में होता है, सेंटर में होता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो शेल होता है आउटर मोस्ट का, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। अच्छा एक चीज, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर समझ लो कि अगर मैं जब दो प्रोटॉन को या फिर दो इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास में निगेटिव चार्ज है, इनको अगर हम करीब लाते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर करीब आते हैं तो ये जो है रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और या फिर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को करीब में लेके आता हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब लौटेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को साथ में लाता हूँ, अपोजिट चार्जेस को अगर मैं करीब में लाता हूँ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा हमारा रिजवान और उसकी नई नई दुल्हन। ठीक है, चलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो आई होप एटम में क्या चीज होती है ये चीज आपको क्लियर होंगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी वीकली बॉन्डेड टू दी न्यूक्लियस। जैसा हमने यहाँ पर Na लिए, सोडियम लिए, और ये Na के जो है शेल है। तो आप देखो यहाँ पर पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे शेल में यहाँ पर जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है अपने पास में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से, इस सेंटर से जो है वीकली बॉन्डेड होते हैं, मतलब उनके बीच में कनेक्शन बहुत कम होता है, इसकी वजह से वो जो है बाहर जाते हैं। तो मैग्नीशियम के पास में दो जो है इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस से जो है वीकली बॉन्डेड रहेंगे। तो दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं भाई? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स which are weakly bonded to the nucleus are called free electrons। तो आई होप फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपकी क्लियर होगा। चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर बाय कूलम। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, बहुत कम। ठीक है। और प्रोटॉन के पास में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कूलम ये हमारे सर कूलम इनका नाम है, जिन्होंने चार्जेस को डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रॉन के पास में भाई, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, तो माइनस, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस, दोनों की वैल्यू जो है सेम है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू,
इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा क्यू से डिनोट किया जाता है और उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है सी। क्यू से इसको डिनोट करते हैं और उसका यूनिट जो है कूलम होता है सी। चलिए एक मेटल वायर की हम बात करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक मेटल वायर लिए और इस मेटल वायर के पास में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट लेवल में यहाँ पर देखो आप, जैसे कि यहाँ पर एक मेटल एटम की हम बात करते हैं, तो इसके पास में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो रैंडम मोशन में रहेंगे, मतलब तो किधर भी भागेंगे, किधर भी रहेंगे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। तो जब तक के ये रैंडम मोशन में है तो तब तक के इसमें कोई फ्लो नहीं रहेगा बेटा, इसमें कोई करंट नहीं रहेगा। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक वायर से कनेक्ट करते हैं जिसमें जो है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस का फ्लो हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए समझिए इस बात को। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में जो है जमा हो गए, एक लाइन में लग गए, जैसा कि आधार कार्ड के सेंटर पर जो जैसी लाइन लगती थी पहले। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, कि किसी कंडक्टर से कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है। चार्ज इज नथिंग बट, आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट आई इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ से अपने को मिलेगा चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में सॉरी कितना चार्ज यहाँ पर पास हो रहा है। तो चार्ज जिसे हम क्यू से डिनोट करते बेटा, टाइम को टी से डिनोट करते, और चार्ज का यूनिट क्या है अभी हमने देखी कूलम, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को बोलते हैं बेटा एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट अपने पास में आएगा दैट इज एम्पियर, जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ये रेड वाला रीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेकंड में, जैसा हम अगर एक सेकंड की बात करते हैं तो एक सेकंड में कितना चार्ज यहाँ पर पास हो रहा है, एक सेकंड में यहाँ पर कितना करंट, जैसा मैं बोलूंगा भाई एक एम्पियर करंट किसको बोलेंगे हम, एक एम्पियर करंट, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। जैसा एक सेकंड में सपोज यहाँ पर 3 चार्ज पास हो रहा है, तो 3 चार्ज पर 1 सेकंड, तो उसको बोलेंगे हम 3 एम्पियर करंट। या फिर 2 चार्ज पर 1 सेकंड, इसको बोलेंगे हम 2 एम्पियर करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है भाई, एम्पियर, अभी हमने देखे। ठीक है, और हमने फॉर्मूला भी ये देखे, एक एम्पियर इट इज इक्वल टू एक कूलम पर 1 सेकंड। एक एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर करंट इज आल्सो सेड टू बी फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट एवरी सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगा आपको, ये क्या है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर अभी देखे हमने। एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है बेटा। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है। 1 मिली एम्पियर किसे कहते हैं हम, 10⁻⁻³ एम्पियर, या फिर 1 माइक्रो, ये सिंबल जो है माइक्रो का है। 1 माइक्रो एम्पियर के 1 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था, या वोल्ट हो गया। 1 माइक्रो एम्पियर इट इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर बोल तो कितना बेटा, माइक्रो एम्पियर बोल तो कितना, ये चीज अपने को न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एन एटम हैज डैश फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, इसका भी आंसर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका भी आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक के तो हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, मतलब जो है बिजली चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो इस करंट को इन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, करंट में जो है कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए
हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 टैंक लिए बेटा, यहाँ पर एक टैंक 1 और टैंक 2, ठीक है? टैंक 1 में आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है पानी का लेवल जो है ज़्यादा है और टैंक 2 में पानी का लेवल कम है। तो अब सीधी सी बात है, ये ज़्यादा लेवल से जो है कम लेवल की तरफ जो है पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ पर सेम लेवल के, सेम पोटेंशियल के टैंक होते, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। सेम लेवल, सेम पोटेंशियल, नो फ्लो। इसी तरीके से जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किए, एक हाई पोटेंशियल पर रखे और एक लो पोटेंशियल पर रखे, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है पानी जो है यहाँ पर वाटर बहना स्टार्ट करेगा। तो डिफरेंट लेवल, डिफरेंस इन पोटेंशियल। और पानी कब तक बहेगा? पानी कब तक बहेगा? जब तक के दोनों टैंक का लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है? कब तक फ्लो होगा? जब तक के दोनों टैंक का लेवल सेम नहीं हो जाता। देखिए भाई, ये थोड़ा-सा हो सकता है आपको किचकट लगे समझने के लिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से। जैसा कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लिए, ठीक है? बैटरी में क्या होता है भाई, बैटरी में केमिकल्स रहते हैं, है ना? उसको देखेंगे हम और अच्छे से। अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, एक हमने बैटरी ली है, बैटरी के पास में जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, पोटेंशियल बैटरी बोलते हो इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? जिसको वोल्ट से हम इंडिकेट करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर बैटरी ली है जिसके पास में होता है बेटा एक नेगेटिव टर्मिनल और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। हमने अभी देखे कि नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है बेटा, या जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज याद रखना है समझने के लिए। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, मैं इसको दूसरी फिगर में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये चीज हम समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल लिए हमने और ये निगेटिव टर्मिनल लिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हमने पॉइंट ए से इंडिकेट किए और निगेटिव टर्मिनल जिसको हमने पॉइंट बी से इंडिकेट किए। तो पॉजिटिव टर्मिनल अपने पास में हम सपोज कर लेते कि भाई ये हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो निगेटिव टर्मिनल है ये लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हम इसको सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है? तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसका मतलब यहाँ पर मोर एनर्जी है और लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका मतलब यहाँ पर लेस एनर्जी है, ठीक है? The positive terminal of a battery has a deficiency of electron which creates a positive potential, high potential। मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है? इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, पहले ये वाला पेज नंबर 39 आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। एंड नेगेटिव टर्मिनल के पास में द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच क्रिएट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं और इसके पास में जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो ये अपना लो पोटेंशियल पर होता है और ये अपना हाई पोटेंशियल पर होता है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप समझ रहे होंगे सर ये तो लो पोटेंशियल पर है, ये तो हाई पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों फ्लो कर रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करना चाहिए था। समझेंगे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप व्हेन बोथ टर्मिनल आर एट द सेम पोटेंशियल। जैसा कि हमने देखे थे टैंक के एग्जांपल में कि जैसे ही टैंक का लेवल सेम हो जाता है तो उस केस में जो है वहाँ पर वाटर का फ्लो बंद हो जाता है। ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी हुई हुई होंगी आपकी तो प्लीज़ आप इसे रिपीट कीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको समझो कि एक हमने बैटरी ली है और यहाँ पर देखो 9 वोल्ट की ये बैटरी है। आपने देखेंगे सेल जो आता है अपना घड़ी का सेल, उसमें शायद मेरे ख्याल से 1.5 वोल्ट उसके ऊपर लिखा आता है कि अपने को सिर्फ़ जो है घड़ी का सुई जो है चलाना रहता है, इसलिए वहाँ पर कम वोल्टेज का जो है सेल होता है, इज़ नथिंग बट बैटरी। तो हम जानते हैं कि बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होती है या फिर हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 चीज़ें होती है बेटा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? अब इलेक्ट्रॉन
लॉस हो रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, तो कौन करेगा वो? पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन है, जैसा कि अभी हमने देखे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और गेन कौन करता है? निगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसी वजह से बेटा आप यहाँ पर देखो, दी निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन होता है। तो हमने ये मान के चले थे कि पॉजिटिव टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल पर है और नेगेटिव टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल पर है। अभी आपके जहन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल तो लोअर पोटेंशियल पर हो गया और नेगेटिव टर्मिनल तो हायर पोटेंशियल पर हो गया। बट बेटा यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल हमने जो है हायर पोटेंशियल पर जो एज्यूम किए और नेगेटिव टर्मिनल हमने लोअर पोटेंशियल पर एज्यूम किए। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया ना, तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो आप, तो इसके पीछे वाली स्लाइड में मैं जाता हूँ, या मैं इस स्लाइड की मैं पहले बात करता हूँ। तो क्या होगा बेटा, निगेटिव टर्मिनल अपना लोअर पोटेंशियल पर है और पॉजिटिव टर्मिनल अपना हायर पोटेंशियल पर है। तो अब निगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, क्योंकि अब हमने जो है बैटरी को एक कंडक्टर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट किए। ठीक है, ये वायर है, ऐसा समझ लो आप, मेटल का वायर है, कोई भी कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो हमने इसको एक कंडक्टर के साथ में, मॉस्फेट के साथ में हमने कनेक्ट किए। तो अब कंडक्टर के पास में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी में भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स है। सॉरी, कंडक्टर के पास में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है और बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन कौन सा? ये वाला निगेटिव। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? पुश करेंगे, क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के पास में भी। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते भाई? रिपेल करते। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते? रिपेल करते, धक्का देते। तो यहाँ से क्या करेंगे? चार्ज धक्का देंगे इसे। जो नेगेटिव टर्मिनल के पास में जो चार्जेस है, वो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो स्टार्ट होगा और वो कहाँ पर जाएगा भाई? पॉजिटिव टर्मिनल में। आई होप चीजें क्लियर होंगी। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जो है धक्का आ रहा है और अट्रैक्ट कौन कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि अब निगेटिव, जब निगेटिव टर्मिनल से यहाँ से पुश आ रहा है कंडक्टर और बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो अब उसे अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। बैटरी जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, और बैटरी जो है यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो चार्जेस को मूव करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है ना, और मूवमेंट कराने के लिए अपने को क्या लगेंगी? एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर बैटरी का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो वर्क डन, अब जब एनर्जी है तो इसका मतलब काम होगा। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट या वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल विच इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल विच इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अगेन कंफ्यूजन, उसके पहले कंफ्यूजन क्लियर करने के पहले ये वोल्टेज का फॉर्मूला कैसा बना हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हमने वर्क एंड एनर्जी में 9th क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास में है, वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू S। अब अगर मैं यहाँ से, अच्छा एक चीज आप समझो, वर्क डन एज इट इज, काम एज इट इज, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं हम, और फोर्स की जगह पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ? V, वोल्टेज, क्योंकि बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, और यही जो है एनर्जी क्रिएट कर रहा है।
पुश करने के लिए, तो फोर्स कोर लगा रहा है यहाँ पर बैटरी, और बैटरी को मैं लिख सकता हूँ V। और डिस्प्लेसमेंट एस बोले तो क्या है बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मूवमेंट। मूवमेंट किसका हो रहा है? चार्जेस का। मूवमेंट किसका हो रहा है? चार्जेस का। और चार्जेस को हम लिख सकते हैं Q। तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज का फॉर्मूला बनाता हूँ तो वोल्टेज यहाँ पर बेटा एज इट इज रहेगा, और Q इधर प्रोडक्ट में तो इधर आएगा डिवीजन में। तो V इक्वल टू जाएगा अपने पास में W अपॉन Q। और W इज नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल। और Q का यूनिट क्या है भाई? चार्जेस का यूनिट क्या है? कूलम। तो वोल्टेज का यूनिट क्या निकल के आता है अपने पास में? जूल पर कूलम, या फिर आप इसे वोल्ट भी कह सकते हैं, वोल्टेज का यूनिट। तो मेरे ख्याल से वोल्टेज का फॉर्मूला कैसा बना ये चीज समझ में आएंगी। अब बचा ये वाला सेंटेंस अपना कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। हमने देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है जाता है। तो ऐसा क्यों? अब ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में अब मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा। हमने अभी देखिए कि जो एक्चुअल फ्लो होता है ना, एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। देखो यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है अपना फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है। असल में होता ऐसे ही है, लेकिन कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो है हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इसको मानते हैं। मतलब दो चीजें, एक एक्चुअल फ्लो और एक कन्वेंशनल फ्लो। असल में कन्वेंशनल फ्लो की अगर हम बात करते हैं, कन्वेंशनल मतलब बहुत पहले के टाइम में ऐसा माना गया था जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है डिस्कवर भी नहीं किए गए थे। तो लोगों ने एक अज्यूम किया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो इस बेसिस पर, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी किताबें छप गई, बहुत सारी रिसर्च हो गई। और उन सारी रिसर्च में ये चीज थी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है भाई पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। लेकिन बाद में जब पता चला, बाद में जब डिस्कवरी फिर से हुई कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो फिर अभी तक के तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानते थे। लेकिन अब ये चीजें जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं कन्वेंशन फ्लो की, तो ये तो इस पर बहुत ज्यादा किताबें छप गई, XYZ सब हो गया। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, जो बाद में डिस्कवर किया गया कि एक्चुअल जो फ्लो ऑफ करंट रहता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और जो प्रीवियस था अपना कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट था जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था, तो दोनों को रख दिए और दोनों को अज्यूम कर लिए कि ठीक है भाई ऐसा भी होता ऐसा भी होता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक्चुअल फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होता है। लेकिन हमें मान के चलना रहता है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करते हैं। इसीलिए जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की अगर मैं बात करूंगा तो हम इसे कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि अभी हमने पूरा समझे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। तो आप बोलेंगे सर करंट और इलेक्ट्रॉन वो तो एक ही चीज हो रही है, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल ठीक है। समझने के लिए हमने इसको ये माने कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल है, और करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज जो है मुझे बता सकते हैं। एक स्लाइड रह गया था अपना, स्लाइड नंबर 38। इसी में आप समझ लो यहाँ पर, जैसा कि हमने ऑलरेडी ये समझ किया है कि ये बैटरी है अपना, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा बेटा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और अगर मैं बैटरी के अंदर की बात करता हूँ तो पॉजिटिव से अगेन निगेटिव की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव से अगेन निगेटिव की तरफ जो है करंट का फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो आप डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। करंट का फ्लो हम पॉजिटिव से निगेटिव बैटरी के अंदर से यहाँ पर मान रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम मान रहे हैं कि भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि भाई जो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट था पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इसी को हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हायर लेवल पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, इंडस्ट्री हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा हायर कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, तो उसमें हमें एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट की बात करना रहता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कन्वेंशनल को ही मान के चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट का फ्लो होता है। तो कन्फ्यूजन था और है तो प्लीज़ जो है वापस से जाके फिर से इसे देखिए। मेरे ख्याल से 10 मिनट इसे लगे होंगे तकरीबन समझने के लिए।
तो लेकिन शायद से क्लियर हो चुका होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, या फिर हमने देखे थे कि एसआई यूनिट जूल पर कूलम भी होता है, उसे हमने वोल्ट जो है नाम दिए। और फॉर्मूला बन के आया अपने पास में V इज इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला कैसा बना ये भी मैंने समझाया हुआ अभी। अगर मैं 1 वोल्ट की अगर बात करता हूँ बेटा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल एनर्जी पर 1 कूलम। मतलब 1 जूल जो है एनर्जी इस्तेमाल हो रही 1 कूलम की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए अगर समझ लो कि 1 मिली वोल्ट बोले तो 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट बोले तो 10⁻⁻6 वोल्ट, एंड अगेन 1 किलो वोल्ट, किलो आ गया तो बेटा 10⁻³ वोल्ट, एंड 1 मेगा वोल्ट बोले तो 10⁻6 वोल्ट। तो मिली, माइक्रो, किलो, मेगा ये चीज क्या है, अच्छी तरीके से जहन में रखना, न्यूमेरिकल्स में ये चीज काम में आती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिसे अपने अभी तक हमने देखे हैं, जो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है जिसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसे ए से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से इंडिकेट किया जाता है जिसका यूनिट होता है कूलम, जिसे सी से इंडिकेट किया जाता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को वी से इंडिकेट किया जाता है, वोल्टेज, एंड उसका यूनिट बेटा वोल्ट, और उसे भी वी से ही इंडिकेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है बेटा, इसे अवॉइड करना, थोड़ा सा वहाँ एडिटिंग रह गया तो उसे प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। 1 मिली वोल्ट यानी कितना, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ठीक है, आपको बताना है द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम, पूरी मगजमारी तो इसमें हो गई। तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कहाँ से रहता है, वही पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड एक्चुअल फ्लो कहाँ से रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इज नथिंग बट क्या, करंट टाइम, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू करंट प्लस टाइम क्या है, ठीक है, बताना है आपको। चलिए, तो सबसे खास चीज ओम्स लॉ जो है स्टार्ट करना है। ओम्स लॉ क्या होता है ये समझने के लिए हमने यहाँ तक क्या समझ के आए बेटा, अभी तक हमने देखे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और साथ ही साथ हमने देखे कि वोल्टेज क्या होता है, वजह से ही जो है चार्जेस फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फिर वो करंट में कन्वर्ट होंगे। तो हमने दो चीजें समझे, करंट और वोल्टेज। अब ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, देखेंगे इसको, ठीक है। So Ohm's law state that the voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical condition and temperature remains constant। ठीक है भाई, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसे याद रखना इस कंडीशन पर ही। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमें कि जितना वोल्टेज हम कंडक्टर में प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट जो है अपने को देखने के लिए मिलेगा। मतलब वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही करंट भी बढ़ते जाएंगे। आपने देखे होंगे घर में कि कभी कभी क्या होता है, सडनली लाइट थोड़ी सी डीम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो है करंट का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि उससे वोल्टेज कम मिलता है। और अगर वोल्टेज कम मिलता है तो फिर सीधी सी बात है, वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो करंट कम हो रहा है, क्योंकि ये जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही फिर थोड़ी देर के बाद में देखा जाता है कि वो एकदम से वापस से ब्राइट करना स्टार्ट कर देता है लाइट अपना, या पंखा जैसा ऐसा ऐसा घूम रहा था तो वापस से जो है सही पोजीशन में आके घूमता है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है वैसे ही करंट बढ़ता है। तो मतलब ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, इसे समझने के लिए हम क्योंकि अभी यहाँ पर देखो बेटा अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, अभी तक ये इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ब्रेक करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्या है उसी की खोज में हम लगे हैं। ठीक है, हमने एक सर्किट लिए जिसमें एक प्लग की यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद एक बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किए। यहाँ पर जो है बेटा मेरे ख्याल से ये क्या है, ये एमीटर है, करंट मेजर, ये जो डिवाइस है बेटा एमीटर, इससे करंट मेजर किया जाता है। करंट मतलब गिन सकते हैं हम कितना करंट जो है कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ से बेटा वोल्ट मीटर से इस डिवाइस से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि कंडक्टर में कितना वोल्टेज है। और यहाँ पर अपना है बल्ब लगा हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो, स्विच ऑन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या करती है, ठीक है, बल्ब यहाँ पर ग्लो होना स्टार्ट हो गया। पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर मैंने 15 वोल्ट का यहाँ पर करंट, सॉरी 15 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोवाइड किया, तो करंट में मुझे जो है 15
एम्पियर देखने के लिए मिल रहा। मिली एम्पियर, एम्पियर ठीक है। एमीटर में करंट की जो रीडिंग आई वो 15 एम्पियर है। जैसे ही मैं अगर वोल्टेज अगर बढ़ाता हूँ बेटा तो वोल्टेज जैसा मैंने 20 वोल्ट किया तो करंट भी मुझे जो है 20 वोल्ट सपोज मान के चलो मिला। जैसा हम यहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग और करंट की रीडिंग जो है नोट डाउन कर रहे हैं। अब जैसे ही अगर मैंने वोल्टेज को फिर से बढ़ाया, जैसा देखो पहली बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, हम तीसरी बैटरी की बात कर रहे हैं। हमने तीसरी बैटरी में कितना बेटा कितना वोल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए। अब जो हो गया टोटल तीनों बैटरी मिला के 30 वोल्ट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे को हमारे को जो है करंट कितना मिल रहा है 30 एम्पियर मिल रहा है। इसी तरीके से एक और बैटरी चौथी कंडीशन में हमने यहाँ एक और बैटरी प्रोवाइड की है जो हो गया 50 वोल्ट टोटल बैटरीज का वोल्टेज मिलाकर। तो करंट भी हो गया बेटा अपने पास में 50 वोल्ट। हम यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर करंट मेजर कर रहे एमीटर से। तो हमें क्या देखने के लिए मिला, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे ही अपने पास में करंट भी बढ़ रहा है। अब हमने एक रेशियो यहाँ पर सपोज किया बेटा V बाय आई। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं V बाय आई मतलब 15 डिवाइडेड बाय 15, 20 डिवाइडेड बाय 20, 30 डिवाइडेड बाय 30 एंड 50 डिवाइडेड बाय 50। तो जो ये रेशियो है V बाय आई अपने को 1 जो है एक कांस्टेंट रेशियो जो है यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट लगता है बेटा। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट मिल रहा है अपने को, कांस्टेंट मिल रहा है V बाय आई दैट इज 1। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई कि जैसा कि हम जैसे ही वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडीशन में करंट भी बढ़ता है। और किस तरीके से करंट बढ़ रहा है, V बाय आई के रेशियो से करंट बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी अपने को बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा बेटा, जैसा ग्राफ पेपर पर आप इसे प्लॉट ड्रॉ करके देख सकते हैं ये वाली रीडिंग्स को। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा अपने को वो एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ मिलने वाला है। तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ मिलेगा, अगर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आया या थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसका जो ग्राफ किस तरीके से मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलने वाला है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते। तो और हमने यहाँ पर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट अज्यूम करके भाई चले हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो आप। कि पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains same। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या समझ में आया कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पर। और ओम्स लॉ जो है ये किसने, जॉर्ज ओहम ने 1827 में जो है इसके डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, कुछ चीजें अभी भी यहाँ पर बाकी है। तो V, यहाँ तक हमें क्या समझा कि जो रिलेशन अपने पास में है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I करंट, लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है। जैसा कि हमने कांस्टेंट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हमने जो है कांस्टेंट निकाले वहां से, जो V बाय आई का जो अपने को जो रेशियो मिल रहा था वो सेम मिल रहा था, तो वहां से हमने कांस्टेंट निकाले। थोड़ा सा और उसे अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए इक्वल, और जिसको लगेगा अपने को एक कांस्टेंट। ओम जी जो है इसी की खोज में अभी भी लगे हैं और हम भी लगे हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो सडनली क्या हुआ कि भाई वोल्टेज बढ़ा रहे करंट बढ़ रहा। अब क्या हुआ, ओम जी ने क्या किए कि इन्होंने वायर ही चेंज कर दिए। जैसा पहले अगर हम कॉपर के वायर इस्तेमाल कर रहे थे तो अब उन्होंने जो है एल्यूमिनियम का वायर जो है यूज करके देखे क्या होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर वोल्टेज सेम, जैसा फॉर एग्जांपल मैं 15 वोल्ट अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या हो रहा, कॉपर के वायर में बेटा मोर करंट देखने के लिए मिल रहा और एल्यूमिनियम वायर में लेस करंट देखने के लिए मिल रहा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने देखे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। एक कॉपर वायर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर करंट ज्यादा देखने के लिए मिल रहा, और एक एल्यूमिनियम वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर करंट कम देखने के लिए मिल रहा। ओहो, ऐसा क्यों, मतलब कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा क्या है, अपोजिंग रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एल्यूमिनियम की वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है सेम वोल्टेज पर, अगर कॉपर के कंपैरिजन में हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के वायर की,
तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है एल्यूमिनियम के वायर में, उसको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा। इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि ये इस तरीके से। कैसा? ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का काम क्या है, करंट को, ये एम्पियर करंट को धकेलना, और इसको रोक रहा कौन, ये जो सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इसको। तो क्या देखने के लिए मिला कि एल्यूमिनियम के वायर में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में दिक्कत जो है महसूस हो रही है। ये जो दिक्कत है, इसी को नाम दिया गया दिक्कत, यानी रेजिस्ट, रुकना। किस कौन रुक रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रुक रहा है। इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से रुक रहा है, क्योंकि हमने कॉपर वायर की जगह अब एल्यूमिनियम का वायर इस्तेमाल किया, तो एल्यूमिनियम के वायर में देखने को मिला कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत आ रही फ्लो होने में। तो इसी दिक्कत को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में रुकावट जो है महसूस कर रहा है, ये चीज। तो ठीक है, अब अपने को यहाँ पर कांस्टेंट जो है समझ में आया कि डेफिनेशन क्या है अपना, कि ओम्स लॉ की, एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अभी देखे तो यहाँ पर बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन, जब हम ब्रेक करेंगे इट इज इक्वल टू लगाएंगे तो उसके साथ में लगेगा कांस्टेंट, दैट इज R। तो इस रेजिस्टेंस का नाम जो है हमने क्या रखे, इंडिकेट किससे किए, R से। तो यहाँ पर जो है अपना रिलेशन कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, V पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और आर जो है अपना कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने अभी देखे थे। और उस रेशियो में रेजिस्टेंस कैसा कांस्टेंट चल रहा था। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। और वी का वोल्टेज, वी का ऐसा यूनिट क्या है अपने पास में, वी का ऐसा यूनिट है वोल्ट, और आई का ऐसा यूनिट है अपने पास में एम्पियर। और वोल्ट बाय एम्पियर इज नथिंग बट ओम। ओम सर जॉर्ज ओम। तो रेजिस्टेंस जिसने डिस्क्राइब किया गया था, उनका नाम था जॉर्ज ओहम, और उन्होंने वोल्ट अपॉन एम्पियर को जो है अपना नाम रखा, डेट इज ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है भाई, ओम, और ये ओम का सिंबल है इस तरीके से। तो आर कैसा आया, कहाँ से आया रेजिस्टेंस, आई होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो फिर से देखना। और इस रिलेशन से जो है कांस्टेंट हमने निकाले थे कि ये v अपॉन आई, जो v अपॉन आई हमने पहले ही देख ली थी कि ये r बनने वाला है आगे जाके। तो ये ऑलरेडी जो वन कांस्टेंट मिल रहा था अपने को, ये वही चीज थी। ठीक है, अगेन फिर से रेजिस्टेंस क्या होता है समझ लीजिए आप, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में, बहने में दिक्कत। तो ये वोल्टेज क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता, और ये रेजिस्टेंस अपना उसको रोकने की कोशिश कर रहा, और ये करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जो करंट है ये यहाँ पर। और ये बड़ी प्यारी सी डायग्राम लगती है मुझे, कि ये वोल्टेज करंट को जो है फ्लो करा रहा है, धक्का दे रहा है, और रोक रहा कौन उसको, ये रेजिस्टेंस, जहाँ जिसका जो ऐसा यूनिट है ओम है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप ओम्स लॉ क्या है ये अच्छे से क्लियर होगा, पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की। रेजिस्टेंस यहाँ से क्या चीज़ है ये भी आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो जनरली बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल देखें रजिस्टर का, तो एक ही प्रिंसिपल है कि करंट को कंट्रोल करना, रोकने की कोशिश करना, जितना करंट चाहिए। कुछ कुछ सर्किट में जो है बेटा हम रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर प्रोवाइड भी करते हैं कि भाई अपने को, जैसा फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, और उसको जो है 6 वोल्ट का ही जो है वोल्टेज, उसका 6 वोल्ट है वोल्टेज, और हम उसे 9 वोल्ट की बैटरी पर अगर चला रहे तो क्या होगा भाई, 9 वोल्ट की बैटरी क्या कर देंगी, उस 6 वोल्ट के बल्ब को जला देंगी, फोड़ देंगी, तोड़ देंगी। तो इस केस में क्या किया जाता, फिर इस केस में यहाँ पर रजिस्टर लगाया जाता, ताकि रजिस्टर का क्या काम रहता है भाई, ताकि वो उस 9 वोल्ट को कन्वर्ट करे 6 वोल्ट में, मतलब करंट को जो है कंट्रोल करे, और जितना वोल्टेज बल्ब को चाहिए उतना ही वोल्टेज उसको वो प्रोवाइड करे। तो इसलिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, प्रिंसिपल एक ही है सबका रजिस्टर का, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। कि प्रिंसिपल क्या है भाई, कि करंट को कंट्रोल करना, रोकने की कोशिश करना, जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करना। जैसा यहाँ पर मेटल फिल्म रजिस्टर है, या कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, या कार्बन फिल्म रजिस्टर है, ये मेटल फिल्म रजिस्टर, यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टर्स है।
बेसिकली इसमें क्या होता है भई, रजिस्टर में अगर देखा जाए हम, तो ये जो ऊपर की कोटिंग है इसकी, उसके अंदर क्या होता है, कोटिंग के सेकंड वाली जो लेयर होती है, ये फर्स्ट वाली लेयर है अपनी, ब्लैक वाली, ये है सिरेमिक कोर, ठीक है? और उसके बाद में ये जो है हेलिकल कट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर इसमें, ये होता है मेटालिक फ़िल्म, और ये मेटालिक फ़िल्म ही काम करती है, हेलिकल कट्स ही काम करते हैं करंट को कंट्रोल करने का। और उसको प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग लगाते हैं, और ये जो है कैप, इसको निकल कैप कहते हैं बेटा, क्लोज़ करने के लिए, और इसके ऊपर कोटिंग जो है प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोटेक्टिव कोटिंग इस तरीके से जो है लगाया जाता है। ठीक है, रजिस्टर क्या है ये समझ में आ गया, और हमने लगाई ये वोल्टेज, बैटरी, और यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट की है। तो यहाँ रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर जो है करंट को कंट्रोल करेगा, और इधर जो भी डिवाइस है वो यहाँ पर जो मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट का अगर करंट आता है और यहाँ पर हमें 6 वोल्ट का चाहिए, तो ये रजिस्टर 9 वोल्ट के करंट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से तो क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और टाइम काफी हो चुका, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर भी। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, एक और नई चीज। अब रजिस्टर को थोड़ा सा, सॉरी, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ पर खोलेंगे हम कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता। बेसिकली रजिस्टर जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता बेटा। यहाँ पर ये पी का सिंबल नहीं है, इसको रोह कहा जाता है, रोह। तो ये रोह का मतलब है रेजिस्टिविटी, एल लेंथ है यहाँ पर, और ए एरिया है, और टी टेम्परेचर है। और टेम्परेचर हम बेटा कांस्टेंट मान के यहाँ पर चल रहे हैं, इससे टेम्परेचर को हम अवॉइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर, लेंथ ऑफ वायर पर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तीनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो भाई, रेजिस्टेंस क्या कहता है भाई कि तुम करंट कितना भी तुम वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, करंट कितना भी फ्लो हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता वोल्टेज पर और करंट पर, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता वोल्टेज पर और करंट पर। तो फिर ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी अभी हमने देखे कि ये डिपेंड करता है लेंथ पर, वायर का लेंथ कितना है, मटेरियल पर, वायर कौन से मटेरियल का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, या फिर और बहुत सारे कंडक्टर आते हैं, या फिर मैंने एक रबरी ले लिया, या फिर वुडी ले लिया, लकड़ा। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, वायर का एरिया कितना जाड़ा वायर है। आपने देखे होंगे 1.5 mm, 1 mm का वायर आता है, 1.5 mm का वायर आता है, 3 mm का वायर आता है, 2 mm का आता है, 4 mm का, 6 mm का। मतलब हमें बढ़ा रहा है, मतलब वायर का जो है जो चौड़ापन है, थिकनेस जो है उसकी बढ़ती जा रही है। तो रेजिस्टेंस जो है इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें अपनी क्या कहती है देखो, तो ये वायर की प्रॉपर्टी है अपने पास में, एरिया, लेंथ एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर वायर लिया गया कॉपर का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एक वायर है जो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव सॉरी कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज लो रेजिस्टेंस, दस मोर करंट फ्लो इज फ्लो थ्रू देम। हम जानते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम के पास में इन दोनों टाइप के जो वायर रहते हैं, आपने सुने होंगे कूलर में जो है कॉपर वाइंडिंग है या फिर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम इनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बात क्लियर है? समझो चीजों को। रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, रुकावट नहीं आ रही करंट को बहने के लिए, तो करंट जुई जब जो है वहां से निकल रहा। तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। और कॉपर और एल्यूमिनियम के जो है ये दोनों जो वायर है, इनके पास में रेजिस्टेंस कम होता है। और कॉपर के पास में तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में और कम होता है, तो उसमें से करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है। इसलिए जनरली हम जो है कॉपर के वायरिंग ही घरों में, या फिर जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, चाहे मिक्सर हो, कूलर हो, तो उसमें हम कॉपर की वाइंडिंग जो है सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उसमें से करंट अच्छे से फ्लो होता है। करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी कम है, उसका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास में रो इंटू एल बाय ए। समझेंगे इसको फॉर्मूले को अच्छे से, तीन टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है अपने पास में रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखेंगे, फिर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखेंगे, फिर एरिया का और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखेंगे।
तो जैसा कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, एक स्कूल पॉइंट ए पर है और इस बच्चे का जो घर है अपना वो पॉइंट बी पर है। तो इस बच्चे को स्कूल से ठीक है छुट्टी हो गई है, ये घर पर जाने के लिए निकला। अब ये अपना जो है रोड यहाँ पर ऐसा समझ लो वायर का काम, ये अपना रोड जो है हम वायर की जगह यूज़ कर रहे हैं। एक रोड है और रोड पर जो है ज़्यादा ट्रैफ़िक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो सीधी-सी बात है, इस रोड पर ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो स्कूल से घर जाने के लिए इसे जो है ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब अगर मैंने इस रोड की लेंथ और बढ़ा दिया, लेंथ और बढ़ गई मतलब रोड और लंबा हो गया। जहाँ पर 1 किलोमीटर का रोड था, वहाँ पर 2 किलोमीटर का रोड हो गया। अब रोड बढ़ गया मतलब ट्रैफ़िक भी बढ़ गया। ट्रैफ़िक बढ़ गया इसका मतलब उसे स्कूल से घर जाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसी तरीके से हमारा ये वायर है, तो इसका अगर जैसे ही हम लेंथ बढ़ाते हैं, तो मतलब आप उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं। लेंथ बढ़ रहा इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा। लेंथ बढ़ रहा इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में कहीं न कहीं दिक्कत महसूस होगी। तो मेरे ख़्याल से पहला पॉइंट जो है क्लियर है। तो लेस रेजिस्टेंस कब होगा जब वायर का लेंथ कम रहेगा और मोर रेजिस्टेंस कब होगा जब वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला हायर लेंथ इट इज इक्वल टू हायर रेजिस्टेंस मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। जैसा लेंथ बढ़ेगा वैसा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसा लेंथ कम होगा वैसे रेजिस्टेंस भी कम होगा। सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसका रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेजिस्टेंस। एरिया पर रेजिस्टेंस कैसा डिपेंड करता है? ठीक है, वही अपने बच्चे की एग्जांपल, स्कूल पॉइंट ए पर है और उसका घर जो है पॉइंट बी पर है और बीच में जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का लेंथ है। अब हमने क्या किए, पहली वाले केस में हमने लेंथ बढ़ाए थे, अब दूसरे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, कि जो है रोड की चौड़ाई बढ़ा दे रहे हैं, रोड और ज़्यादा चौड़ा कर दे रहे हैं। तो रोड चौड़ा होने की वजह से उसको मोकली जगह बेहतरीन जाने के लिए वहाँ पर मिल गई, वो सीधा-सीधा जो है घर के लिए निकल गया और घर पर पहुँच गया। मतलब जैसे ही हमने विड्थ को इंक्रीज़ किए, इंक्रीज़ स्पेस फॉर ट्रैवल, ट्रैवलिंग के लिए क्या हुआ उससे स्पेस ज़्यादा मिल गया, इसका मतलब वो जल्दी घर पहुँच गया, मतलब मक्खन के ऐसा जो है चले गए ना वहाँ से। तो क्या समझ में आया यहाँ से, अगर वायर नैरो होता है, बारीक होता है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और अगर वायर हम चौड़ा करते हैं, वाइड वायर, चौड़ा वायर अगर हम करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कम क्या ज़्यादा? वायर चौड़ा हो रहा, अरे रोड चौड़ा हो रहा, बच्चा कैसा फास्ट चले जा रहा ना, तो वायर चौड़ा हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएँगे? फास्ट जाएँगे। तो रेजिस्टेंस कैसे मिलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, मक्खन के ऐसे फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो नैरो वायर के लिए मोर रेजिस्टेंस, बारीक वायर के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में तक दिक्कत होंगी और वाइड चौड़े वायर के लिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से फ्लो होंगे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा भाई? कम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ देखो यहाँ पर सेम रखे थे हमने, सेम लेंथ एंड डिफरेंट एरिया। लेंथ को सेम रखे थे बेटा, लेकिन एरिया डिफरेंट करे। तो एरिया देखो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिल गई और यहाँ पर स्पेस बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो क्या समझ में आया? हायर एरिया, लोअर रेजिस्टेंस। एरिया जैसा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। देयरफॉर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस या फिर मैं बोल सकता रेजिस्टेंस इज अब इसको हम क्या पढ़ते? इनवर्सली। 1 अपॉन के फॉर्म में है ना तो इनवर्सली। अगर डायरेक्ट रहता था ए तो डायरेक्टली पढ़ते थे। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मतलब अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट अपना रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है भाई? मटेरियल है, वायर का मटेरियल। देखो हमने क्या किए, अब वायर के मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर रोड की बात कर रहे हैं। जैसा रोड पहले बेहतरीन डामर का बना हुआ था, अभी हमने इस रोड पर क्या डाल दिए भाई? पत्थर डाल दिए। वही कंडीशन अपनी पॉइंट ए पॉइंट बी स्कूल घर। तो अब सीधी सी बात है, रोड जो है थोड़ा थकेला खराब रोड हो गया ना, पत्थर डाल दिए ना इस पर, तो अब इसे जाने के लिए फिर से टाइम लगने वाला है, फिर से दिक्कत महसूस होने वाली है। तो जैसे ही हमने इसका रोड का मटेरियल चेंज कर दिए, क्वालिटी चेंज कर दिए, वापस से जो है दिक्कत होना, इसको तकलीफ होना चालू हो गई हमारे चिंटू को जाने के लिए। तो अगर मैं कॉपर वायर की बात करता हूँ, तो ये मतलब ऐसा समझ लो बेहतरीन डामर का रोड है, प्लेन एकदम। और अगर मैं आयरन वायर की बात करता हूँ, तो ऐसा समझ लो पत्थर वाला रोड है। तो कॉपर वायर के पास में क्वालिटी अच्छी है, तो रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, करंट अच्छे से फ्लो होगा। और आयरन वायर के पास में
क्वालिटी थोड़ी खराब है, पत्थर वाला रोड अपना, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, करंट को जाने में, अपने चिंटू को जाने में जो है तकलीफ होंगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। रजिस्टर डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, और रजिस्टर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी नथिंग बट मटेरियल पर, 3 चीज़ों पर। देखो आप यहाँ पर हमने कॉपर वायर लिए, एक आयरन वायर लिए। कॉपर का जो है रेजिस्टेंस बेटा कम है और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है देखो, 1.724 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, बहुत कम। और आयरन की अगर मैं बात करता हूँ उसके कंपैरिजन में, जबकि आयरन की भी रेजिस्टिविटी जो है इसमें सिर्फ करंट अच्छे से फ्लो होता है, लेकिन कॉपर के कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है बेटा, 10.01। यहाँ 1 पॉइंट था, यहाँ 10 है, बहुत ज़्यादा हो गई। तो 10.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, इसकी ज़्यादा है आयरन की और इसकी कम है कॉपर की। तो इसकी यहाँ पर हाई रेजिस्टिविटी, यहाँ पर लो रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी जितनी कम रहेंगी उतना ही करंट अच्छे से फ्लो होगा। Resistivity is a material property like density, it is always constant. तो हायर रेजिस्टिविटी, हायर रेजिस्टेंस, तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टिविटी मटेरियल पर। तो ये तीनों ही जो है रिलेशन कैसे आए, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। इसलिए अपने पास में ये फॉर्मूला था कि आर जब हम डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ब्रेक करेंगे, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आया, क्या था भाई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पहली केस लेंथ पर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किस पर, रेजिस्टिविटी पर, मतलब लेंथ बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा, और रेजिस्टिविटी बढ़ रही, मतलब रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी मटेरियल खराब होते जा रहा तो रेजिस्टेंस और बढ़ते जा रहा, और एरिया अगर बढ़ता है, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस, ये एरिया नीचे है, हाँ, जैसा अगर मैं एरिया को कम करता हूँ, वायर को मतलब पतला करता हूँ, नैरो, तो रेजिस्टेंस फिर क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर एरिया अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस फिर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट अच्छे से फ्लो होगा। तो एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली है, और लेंथ और रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली है, तो इसलिए इनवर्सली है तो एरिया नीचे आया और रो और एल ऊपर आया। तो आर इट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। फॉर्मूला कैसा आया, मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो की ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर कैसी कि जैसा कि फॉर्मूला अपने पास में आर इट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। रो अपने को निकालना है, रो को एज इट इज रखा, ए बेटा इधर डिवीजन में इधर गया प्रोडक्ट में, एल प्रोडक्ट में इधर आया तो डिवीजन में, तो रो इट इज इक्वल टू हो गया आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आर बेटा किसका यूनिट है, ये सॉरी आर का यूनिट क्या है, ओम, रेजिस्टेंस का। ए बोले तो मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं, एरिया है तो स्क्वायर, और लेंथ ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर मीटर यहाँ पर कैंसल, तो क्या बचा अपने पास में, ओम इंटू मीटर। तो रो का जो यूनिट आया भाई क्या आया, ओ मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास का टाइम करीब आ रहा है। चलिए, रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। जैसा कि आप देखो यहाँ पर कॉपर का निक्रोम का वायर लिया गया, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, और निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का जो है कंपैरिजन यहाँ पर, दी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। तो ये जो है मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रहती कि भाई किस मटेरियल से जो है अपना कंडक्टर बनाया गया। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का रो का ऐसा यूनिट है ओमीटर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, रेजिस्टेंस की बात चल रही है, और रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली आ मटेरियल पर, क्वालिटी पर ये डिपेंड करता है। तो अगर कंपैरिजन आया तो इस तरीके से कंपैरिजन में ये पॉइंट्स जो है लिखना है। रेजिस्टेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टेंस को उर्दू में मेरे ख्याल से मज़ाहिमत कहा जाता है। उर्दू मीडियम के बच्चे थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इसकी टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रुप में आपको इसकी नोट्स मिल जाएँगी उर्दू की टर्मिनोलॉजीज़ की, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, क्वेश्चंस जो है आपको इसके आंसर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में कंडक्टर।
कंडक्टर उर्दू में से बेटा मौसिल कहा जाता है। कंडक्टर नथिंग बट जिसमें से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से फ्लो होते हैं, मतलब अपना वायर हो गया, जैसा कि ये फॉर एग्जांपल ये वायर है अपना, ठीक है, ये माइक का वायर है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर रहते मल्टीपल, जैसा क्रोमियम का हो या निकल का हो या फिर कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, ये ये सारे वायर्स है, ठीक है। अब इसमें गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर क्या चीज़ होती है, और एक सुपेरियर कंडक्टर भी आता है जो फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो गुड कंडक्टर हम किससे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकती, मतलब जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। और बैड कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या दिक्कत जाती हो। तो कंडक्टर क्या होता है पहले देखेंगे। कंडक्टर एक अपना ये वायर है बेटा, मैंने यहाँ पर एक वायर लिया हूँ, और ये जो इसके ऊपर जो लेयर आती है, जैसा आप इस वायर में आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो रबर की जो लेयर है इसके ऊपर, इसको इंसुलेटर कहा जाता है। और जो अंदर इसके जो तार आते हैं, उस तार को बेटा हम अंदर जो तार आते हैं, तो उस तार को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं उसको, जिसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर अ मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास, ठीक है, जिसमें से करंट बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकता है। करंट पासेस थ्रू इट इजीली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं, बगैर रुकावट के। अ मटेरियल विद वेरी लेस रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा। कंडक्टर के यहाँ पर और एग्जांपल्स देखो बेटा, ये कॉपर है अपना, और ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, एंड सिल्वर, और यहाँ पर आयरन एंड वाटर। वाटर इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आल्सो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में जो बेटा ब्लैक ग्रे कलर का जो होता है, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें से करंट अच्छी तरीके से फ्लो हो सकता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन तो बेटा रहता ही कि हर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस रहता ही है। हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस के बारे में इन डिटेल जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर गोल्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता इलेक्ट्रिसिटी में, या सिल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। गोल्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे बेटा, ये ऑलरेडी इतना महंगा जो है कंपोनेंट है, या इतनी महंगी धात है, ये मेटल्स है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना बोले तो पागलपन है, ठीक है ना। बैड कंडक्टर कैसे कहते हैं, मटेरियल विच डज नॉट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली, जिसमें से करंट जो है आसानी से पास नहीं हो सकता। मटेरियल विद वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें करंट को बहने के लिए रुकावट बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल वुड, ग्लास एक्सेट्रा। रबर जिस भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप देखो कि ग्लास, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। प्लास्टिक, इसकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है। या सिरेमिक, जो मिट्टी के जो बर्तन आते हैं। उसके बाद रबर हो गया, वुड लकड़ा जिसे हम कहते हैं, फैब्रिक कपड़े, वूल, कॉक। ये कॉक बोलो तो क्या बेटा, ये एक लकड़े का जैसा ही होता है कॉक, जो आपने देखे होंगे मेरे ख्याल से बियर बार में, जो बियर की दारू की जो बोतल के ऊपर जो ढक्कन आते हैं, या विस्की की बोतल के ऊपर जो ढक्कन आते हैं, उसे कॉक कहते हैं। और पेपर, तो ये बैड कंडक्टर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बल्कि बिल्कुल पास नहीं होती, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर क्या चीज़ है, एक सुपेरियर सुपर कंडक्टर आता है, जो बेटा अभी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिखना है, उर्दू में भी लिख सकते हैं उर्दू मीडियम के बच्चे। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर किसे कहते हैं, those substances which have extremely high resistance are called insulator. Current can flow easily through such material, कंडक्टर में से करंट आसानी से फ्लो होता है, और इंसुलेटर में करंट कैन नॉट फ्लो इजीली विदाउट सच मटेरियल, थ्रो सच मटेरियल, सॉरी, करंट कैन नॉट फ्लो इजीली थ्रो सच मटेरियल। एंड कंडक्टर में बेटा थर्ड पॉइंट है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तभी तो करंट इतने आसानी से फ्लो हो रहा है। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, दे इंसुलेटर की, दे कंटेन लेस और पार्शियली नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि इंसुलेटर में अगर हम वुड या रबर लेते हैं, तो वुड के पास में तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। और साथ ही साथ रबर के पास में भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है।
और कंडक्टर में अब सीधी सी बात है, अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर में कंडक्टर्स आर मोस्टली मेटल। ठीक है, ये मेटल ही होती है, जैसा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, इसमें जो है मेटल इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, ज़्यादातर। एंड इंसुलेटर मोस्टली नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, when we can say a thing is good conductor of electricity, current can pass through, current can't pass through when it is solid, none of this। ठीक है, जिसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है। बैड कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से करंट आसानी से पास नहीं हो सकता। आयन इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गुड कंडक्टर, बैड सुपर, सुपर कंडक्टर नहीं होता है बेटा, इसलिए हम सिर्फ गुड कंडक्टर की बात करेंगे। डैश डिपेंड ओनली मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर क्या डिपेंड करता है भाई? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वोल्टेज डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है, या रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? मेरे ख्याल से आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज होंगे, इसलिए सोच समझ के आंसर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको देना है। चलिए, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जैसा कि हमने देखेंगे, अगर हम चाहे आप फोर व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो, टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अपने को पेट्रोल की अगर नीड है, डीजल की नीड है, तो रोड पर जो है पेट्रोल पंप के जो है सिंबल नज़र आते हैं कि भाई यहाँ से इतने किलोमीटर पेट्रोल पंप है। या फिर अगर हम हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं कि हॉस्पिटल का सिंबल होता है कि भाई यहाँ पर जो है करीब में हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के भी सिंबल होते हैं जो हमें डायग्राम में यूज़ करना रहता है। जैसे हम सेल की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, तो ये जो हो गया बेटा सेल का, ये जो बड़ी वाली डंडी ये कंडक्टर है, हाँ, ये वायर है अपने कनेक्टेड बैटरी से। तो ये जो बड़ी वाली डंडी होती है इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, और जो छोटी वाली डंडी होती है इसे निगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। अब हमने एक बड़ी बैटरी ले लिए, तो अब इसमें ऐसा समझ लो मल्टीपल सेल है ये, या फिर बड़ी बैटरी, अगर आप ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी अगर लेते हैं तो इस तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में? जैसा ये पॉजिटिव टर्मिनल अपना बड़ा, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल की ये बड़ी वाली डंडी, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल की बड़ी वाली डंडी, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से जो है बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते, कीज एंड स्विच की अगर हम बात करते हैं, देखो भाई दो टाइप के अलग अलग डायग्राम है इसके। प्लग की, जो ये अभी ऑन कंडीशन में है, ठीक है, इसमें डॉट है, ऐसा समझ लो ये ऑन है, और ये प्लग की ये अभी ऑफ कंडीशन में है। अगर हम टैप की बात करते हैं तो ये ऑन कंडीशन में, जैसा हमने इस की को जो है कंडक्टर से कनेक्ट कर लिए, तो ये ऑन कंडीशन में है। जब क्लोज होती है एंड ओपन होती है तो इस केस में जो है ये ऑफ होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। रेजिस्टेंस, ये बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल है, इस तरीके से जो है डायग्राम में रेजिस्टेंस का सिंबल जिगजैग लाइन जो है यूज करते हैं हम, और ये रजिस्टर का एक्चुअल में ऐसा सिंबल होता है। एंड ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले तो वही चीज़ बेटा कि जिस जो करंट को जो है कंट्रोल करे, वो डिपेंड करता है हमें कितना करंट कंट्रोल करना है, तो कौन सा रजिस्टर यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये बेटा एमीटर का सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर, और यहाँ पर ए जो है एमीटर का सिंबल है। जो एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एमीटर जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए, उसको गिनने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर का बेटा, वोल्ट मीटर अब किस लिए यूज करेंगे हम? जिसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कितना वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए जो है वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। और यहाँ पर वी और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से इसका सिंबल है, और ये एक्चुअल में वोल्ट मीटर ऐसा होता है। आपने लैब वगैरह में जो है देखे होंगे वोल्ट मीटर इस तरीके से होता है। ठीक है, वायर को जो है हम स्ट्रेट लाइन से जो है बताते हैं, और ये जो है क्रॉसिंग वायर, जब एक वायर के ऊपर से वायर अगर पास होती है तो इस तरीके से सिंबल उसको बताना पड़ता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से है, और एक्चुअल में अपना बल्ब ये होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने अगेन, डैश इज यूज टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी किससे यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर से। एमीटर इज यूज टू मेजर दी वोल्टेज टू डी रेजिस्टेंस करंट। एमीटर किस लिए यूज करते हैं भाई? करंट मेजर करने के लिए। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज इज 2 वोल्ट, करंट इज 1 एम्पियर। न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेटा आपको सॉल्व करना है। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है और करंट इज 1 एम्पियर है, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ, वी इट इज इक्वल टू आई इंटू आर।
या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, वी इट इज इक्वल टू आई इंटू वी इट इज इक्वल टू आर इंटू आई, या आई इंटू आर भी आप बोल सकते हैं। तो वहां से जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज ऑलवेज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था और ये आया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है, पैराबोला होता है या फिर रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, सर्कुलर होता है या स्ट्रेट लाइन होती है। हमने देखे थे जो उनका रेशियो आ रहा था वी अपॉन आई का, वो कैसा आ रहा था भाई, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जो है वो रेशियो मिल रहा था, इसलिए जो उसका ग्राफ रहेगा एक स्ट्रेट लाइन रहेंगी। ठीक है, वी इट इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा वी आर इंडियन, तो वी इट इज इक्वल टू आर इंटू आई या आई इंटू आर। चलिए, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। रेजिस्टेंस को बेटा दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता, एक तो सीरीज है और एक पैरेलल है। पैरेलल इज नथिंग बट, उर्दू में जिसे हम मुतवाजी कहते हैं, सीरीज जो कंटिन्यूअसली जिसे हम कहते हैं कि एक के बाद एक जो हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। चलो पहले सीरीज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, पैरेलल के बारे में बाद में देखेंगे, पहले सीरीज के बारे में बात करते हैं कि सीरीज जैसा हमने यहाँ पर एक बैटरी लिए, ये निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा की है, ओपन या ऑफ, ये क्लोज्ड की है, ठीक है ना। जिस और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस R1, सेकंड रेजिस्टेंस R2, थर्ड रेजिस्टेंस R3, थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेल एंड प्लग की, ठीक है। करंट इन दिस सर्किट रिमेन्स द सेम। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो करंट कैसा रहेगा सर्किट में, सेम रहेगा। पहले करंट R1 रजिस्टर में से जाएगा, फिर R2 में से जाएगा, फिर R3 में से जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है भाई, करंट सेम होता है। और अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ बेटा, देखो ये चीज यहाँ पर याद रखो कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल जो है बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, जैसे हमने यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट्स लिए, ठीक है, इससे हम सर्किट कनेक्ट करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर जो है पैरेलल जो है कनेक्ट किए, और इसमें बेटा करंट गेट डिवाइडेड बट वोल्टेज रिमेन्स द सेम। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पूरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट किए, तो अब यहाँ से जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, अब करंट पॉइंट ए तक आया, ठीक है। तो पॉइंट ए से क्या होगा, करंट क्या होगा बेटा, करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि करंट इस वाले कंडक्टर में से गया, R1 रजिस्टर जहाँ पर लगा है अपना, फिर R2 रजिस्टर वाले कंडक्टर में से पास हुआ, फिर R3 रजिस्टर वाले कंडक्टर में से पास हुआ। मतलब इस केस में करंट क्या हो रहा है भाई, करंट डिवाइड हो जा रहा, और यहाँ पर क्या सेम रहेगा, करंट गेट डिवाइडेड बट द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। यहाँ पर वोल्टेज जो है सेम देखने के लिए मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अगर हम सीरीज की बात करते हैं, पीछे आते हैं, तो सीरीज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होता बल्कि करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, उल्टा इसका, ठीक है। इसको और अच्छे से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन व्हाट वेज कैन रेजिस्टर कैन बी कनेक्टेड सीरीज पैरेलल बोथ बोथ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। चलो हम जो है सीरीज की बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया है बेटा, ये सर्किट वो वाला सर्किट नहीं है, ये वायर वगैरह से हमने जो कनेक्ट किया, ये सर्किट है अपना। हमने यहाँ पर एक सर्किट लिए, मुन्ना भाई MBBS की याद है यार, ठीक है। चलो ठीक है, बैटरी लिए और एक प्लग की लिए, और तीन रजिस्टर हमने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किए। तो यहाँ से जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, और साथ ही साथ हमने बेटा एक एमीटर लगा लिए, करंट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। और उसके बाद में चलो पहले रजिस्टर में, अगर मैं R1 की बात करता हूँ, तो पहले रजिस्टर में जो है हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए। अब देखो एक चीज बेटा, अच्छा पहले हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, जिसको हम V1 नाम दिए, और दूसरे रजिस्टर में अगेन एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वोल्टेज जिसे कहते हैं, जिसको हमने V2 नाम दिए। और तीसरे रजिस्टर में फिर से बेटा हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किए, जिसको हम V3 से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। अब देखो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ,
ठीक है। अब करंट इसमें से पास हो रहा है इस तरीके से, फिर वो एमीटर में से गया। अब करंट जो है बेटा, करंट इसमें डिवाइड नहीं होता, करंट तो इसमें कंटिन्यू चलता। ठीक है। मैं और यहाँ पर जो है, लेकिन क्या होगा, अब ये R1 रजिस्टर में जब करंट पास होगा तो यहाँ पर वोल्टेज जो है कुछ और देखने के लिए मिलेगा। जैसा यहाँ पर 12 वोल्ट का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सपोज कर लो कि करंट जो है इसमें से 10 एम्पियर, मिसाल के तौर पर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज अपने को, टोटल 10 एम्पियर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। अब हो सकता है इस रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम हो सकता इस R2 की वैल्यू 3 ओम हो सकता है इस रजिस्टर की वैल्यू 6 ओम हो। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है बढ़ते जा रहा 2 3, और हम तब इसको हम 4 कर लेते हैं, 2 3 4। तो रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही, तो सीधी सी बात है वोल्टेज में भी जो है कम ज़्यादा होगा। इसलिए सीरीज में वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होता है। जैसे जैसा अगर हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट को फ्लो होने में दिक्कत जाएंगी। जैसा कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 2 ओम का जो है रजिस्टर लगा हुआ है, तो 2 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब करंट इसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा पास हो रहा। अब फिर से करंट इसमें आया तो यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है करंट थोड़ा सा जो है कम फ्लो होगा, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू हमने बढ़ा दी, जिसकी वजह से वोल्टेज कम हुआ। अगेन हमने क्या किए, यहाँ पर 4 ओम का जो है रेजिस्टेंस ले लिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर करंट को फ्लो होने में और दिक्कत जाएंगी, तो इसका मतलब वोल्टेज वहाँ पर हमें कम देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा जैसा रजिस्टर बढ़ रहा है वैसा वैसा वोल्टेज भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इसलिए सीरीज में जब हम बात करते हैं तो वोल्टेज में जो है कम ज़्यादा होता है, वोल्टेज इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, करंट जो है सेम रहता है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखो भाई, हम यहाँ से जो है अपना फॉर्मूला डिराइव कर रहे रेजिस्टेंस का, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 ओम R1 लिया था, R2 3 ओम लिया था और R3 4 ओम लिया था। तो मेरे को एक बात बताओ कि भाई अगर मैं इन तीनों रजिस्टर्स को, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करता हूँ तो मुझे कितना ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल कितना ओम रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, 2 3 5 5 और 4 9, तो इसमें टोटल 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसी को बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा अगर मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए, RN तक लगे हुए, तो उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए, सारे वोल्टेज को जो ऐड कर दिए और उसको V नाम दे दिए, V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है अपने को, V आर इंडियन, ठीक है। अब हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे, V की, V1 की, V2 की और V3 की। अगर मैं V की बात करता हूँ तो V इट इज इक्वल टू I इंटू आर, और आर एस यहाँ पर हम सीरीज के लिए बेटा एस इस्तेमाल किया, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आर एस सीरीज के लिए इस्तेमाल किए। तो ये हो गई V की वैल्यू। अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, I इंटू R1, क्योंकि बेटा वोल्टेज यहाँ हम R1 रेजिस्टेंस की बात कर रहे, तो V1 नाम दिए, करंट तो सेम है, इसलिए I1 आएगा क्या, I1 नहीं आएगा, करंट सेम है, और रजिस्टर पहला रजिस्टर है तो इसलिए हमने उसको R1 नाम दी। V2 वोल्टेज अगेन वहां पर चेंज होगा R2 रजिस्टर में, इसलिए करंट सेम रहेगा, लेकिन R2 यहाँ पर रजिस्टर जो है सेकंड रजिस्टर। इसी तरीके से V3 इट इज इक्वल टू I इंटू R3। देखो आप, तीनों वोल्टेज के जो फॉर्मूले है अपने पास में, उसमें करंट सेम है, करंट I ही है, बाकी V1 V2 V3 R1 R2 R3 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकल गई अपने को, V की, V1 की, V2 की और V3 की। अब इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में रखे बेटा। तो यहाँ पर V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो V की जगह I इंटू आर एस, और यहाँ पर V1 की जगह I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2 प्लस V3 की जगह I इंटू R3। ठीक है बेटा, I दोनों में कॉमन है, सॉरी तीनों में कॉमन है, I को जो है बाहर निकाले, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I इधर प्रोडक्ट में है अब इस ब्रैकेट के साथ में, तो I इधर आएगा तो वो डिवीजन में चले जाएगा, तो अपने को I कैंसिल होके क्या बच जाएंगे बेटा, आर एस इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर आर एस एस फॉर सीरीज इन दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है अपने पास में सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आर एस इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
और अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसा अभी तो यहाँ पर 3 ही रेजिस्टेंस है, अगर 4 रेजिस्टेंस रहते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 रहते तो प्लस R5, और अगर n तक के रेजिस्टेंस रहते थे तो अप टू Rn, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला है RS इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। तो ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का अपने पास में फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल्स में अपने को ये यूज करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन डैश चेंजेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है भाई? करंट बिल्कुल चेंज नहीं रहता, करंट सेम रहता है। रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज, देखो भाई रेजिस्टेंस तो अपना फिक्स है, हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वहां पर R1 R2 R3 R कुछ भी लगा सकते हैं। तो चेंज क्या होता है? चेंज की कहाँ पर क्या देखने के लिए मिलते हैं अपने को वोल्टेज में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि किस टाइप के रजिस्टर आप लगा रहे हैं, कितने ओम के। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देना है आपको। चलिए अब हम पैरेलल की बात करते हैं, मुतवाजी रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगाए गए हैं, और क्योंकि यहाँ पर बेटा करंट डिवाइड होता है, इसलिए हर रजिस्टर के पहले बेटा हमने एमीटर लगाया। ठीक है, एक पूरा टोटल सर्किट, और ये मेन एमीटर अपना जो जो बैटरी के एकदम एग्जैक्ट बाजू में है अपना, यहाँ पर करंट का जो है कुछ और मेजरिंग, करंट की कुछ और वैल्यू रहेंगी। और सीरीज में जब हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए हैं, तो हर रजिस्टर के पहले जो है एक एमीटर लगाए, जहाँ पर क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर करंट की कुछ और वैल्यू देखने के लिए मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, जैसा कि हमने R1 R2 R3 यहाँ पर रजिस्टर लिए। अगेन वही चीज बेटा, अगर मैं पहले R1 की कंडीशन में 2 ओम लेता हूँ, R2 की कंडीशन में 3 ओम लेता हूँ, और R3 की कंडीशन में 4 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हूँ। अब जैसा जैसा जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा, इसका मतलब करंट जो है सबसे कम किस वाले रेजिस्टेंस में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 4 ओम अगर हम सपोज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये करंट को ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर 3 ओम अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर करंट उससे थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इसके कंपैरिजन में तीसरे के। और अगर हम R1 में सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस लेते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें करंट की वैल्यू अलग-अलग रहेंगी, और वोल्टेज इसमें कैसा रहेगा? वोल्टेज बेटा सेम रहेगा, वोल्टेज जो है डिवाइड नहीं होगा, करंट डिवाइड होगा। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वोल्टेज इसको कनेक्ट किए, और करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट किए। ठीक है भाई, चलिए। तो करंट डिवाइड हो गया अपने पास में I1 I2 और I3 के फॉर्म में, तीनों रेजिस्टेंस में से। चलो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला अपने को? अगर मैं टोटल करंट की बात करता हूँ, तो टोटल करंट क्या हो गया बेटा? टोटल करंट I इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ये टोटल करंट I, अब हम जैसा कि हमने वहां पर वोल्टेज की वैल्यू निकाले थे, V की, V1 की, V2 की, V3 की, क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा था सीरीज में। अब यहाँ पर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। तो I का अगर फॉर्मूला है अपने पास, वही VR इंडियन से बेटा हम बना लेंगे इसको। तो जब हम शिफ्ट करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। और R यहाँ पर R के बेस में हमने क्या लिया? P, क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसलिए हम RP लिए इसको। ये हो गया I का फॉर्मूला। इसी तरीके से अब I1 की बात करते हैं, तो I1 इट इज इक्वल टू V अपॉन R1। देखो यहाँ पर V1 नहीं आया बेटा, क्योंकि वोल्टेज इसमें सेम रहेगा। अब यहाँ पर I1 आया, वहां पर करंट सेम था। चलो V2 की अगर हम बात करते हैं, तो V अपॉन R2, V3 की अगर बात करते हैं, V अपॉन R3। चलिए वैल्यू इक्वेशन 1 में इसको सारी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में V की सॉरी I की जगह पर बेटा V अपॉन RP, V की जगह I1 की जगह पर V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह पर V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पर V अपॉन R3। चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकला? यहाँ से V कॉमन निकला, V को बाहर निकाले। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट होना, वो ब्लैक कलर की पेन से ब्रैकेट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर ब्रैकेट है बेटा, हाँ, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट है। V कॉमन निकला, और V इधर भी V है बेटा, तो ये V यहाँ पर प्रोडक्ट में है। इधर इसको जब भेजेंगे हम, तो आएगा डिवीजन में। यहाँ पर ब्रैकेट है भाई, यहाँ पर ब्रैकेट एज्यूम करो, वो ब्लैक
कलर से है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया। तो ये वी, ये ब्रैकेट के साथ में ये वाला वी अपना प्रोडक्ट में है, तो ये वी प्रोडक्ट में है इधर वाला लेफ्ट वाला। तो इधर आने के बाद वो डिवीजन में आएगा, वी वी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/RP। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पर जो हो गया अपना इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपने पास में आया। इसी तरीके से इसमें भी बेटा अगर आर एन तक के रहते हैं रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN तक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आरपी की वैल्यू जो है निकाल सकते अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे भाई, आरपी तो 1/RP है, इसको पूरा सॉल्व करके क्या करना रहता बेटा, इसको इस राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके इसका इनवर्स देना रहता, पलटा देना पड़ता, तो आरपी की वैल्यू अपने को मिल जाती है। न्यूमेरिकल में इसको देखेंगे, फिलहाल तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है ये क्लियर होगा, फॉर्मूले कैसे बने, क्या चीजें इसमें रहती है, ये क्लियर होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डैश चेंजेस, क्या चेंज होता है भाई, करंट रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम, बोथ नन। इसमें करंट चेंज होता है और वोल्टेज कैसा रहता, वोल्टेज सेम रहता है इसमें, वोल्टेज रिमेन सेम, करंट नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वोल्टेज रिमेन सेम, इसमें वोल्टेज सेम रहता है और करंट चेंज होता है, डैश चेंजेस। फिलहाल तो अगर देखा जाए तो इसमें फिर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, करंट चेंजेस होता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है भाई, चलो। अ वोल्ट मीटर हैज वेरी लो रेजिस्टर, हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन मटेरियल, नन। इसका आंसर आपको देना है, अगर नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन भी पूछना है। पहले कोशिश करना एटलीस्ट जो है गूगल पर तो हम सर्च करें कि इसका आंसर क्या होगा। हो, तो 145 पेजेस का ये जो है टोटल बेसिक लेक्चर था अपना, 10th वालों के लिए भी और साथ ही साथ 9th वालों के लिए भी। तो इस लेक्चर में सारा बेसिक जो है हमने कवर करने की कोशिश करे। हमने क्या क्या देखे बेटा इस लेक्चर में, हमने देखे व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरीके से देखे, उसके बाद में रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से देखे, फिर रेजिस्टेंस के एक फॉर्मूला जो अपने पास में आया था रेजिस्टिविटी, रो का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, वो चीज़ हमने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। कंडक्टर क्या होता है, बेसिक पार्ट उसका सारा देखे, उसके बाद में रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये चीज़ हमने इसमें कवर की है। ओम्स लॉ इसमें हमने पूरा कवर किए। तो मैंने बेसिक वाले पार्ट में बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को इसमें कवर किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहना। और इसकी नोट्स के लिए जो है आप टेलीग्राम जो है चैनल डाउनलोड कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या स्टार्ट करना है हमें, क्योंकि अभी तक के तो हमने सर्किट में जो है करंट फ्लो, करंट की बात चल रही थी कि भाई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब लाइट कैसा ग्लो होता है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो अब उसमें कहीं ना कहीं हीट भी जनरेट हो रही है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपना छोटा सा लेक्चर रहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सेकंड वाला लेक्चर। उसके लिए इंशाल्लाह आप रेडी रहे और जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज।